ये म्यूजिक बंद कराओ। बस बस बस, चलो मैं हाथ में ले लूँगा, मैं हाथ में नहीं, मैं ले लूँगा, हाथ में ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद बुज़ुर्ग, ख़वातीन, नौजवान, मीडिया के लोग, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, सबको अस्सलाम वालेकुम। अब लोहे में लगने से आवाज़ थोड़ी आई हाथ में, तब भी करीब ही है भाई। आवाज़ आ रही है पीछे? कम आ रही होगी, आ रही है आवाज़, बात समझ में आ जाएगी आपके। अच्छा, पूरे वक्त में आपने गौर से तमाम चीज़ों को सुनना है और फैसला करना है कि अब आपको फ्यूचर में आइंदा, आज के बाद, कल से क्या करना है। देखिए, एक तो अच्छा हाथ खड़ा करो जिसको आवाज़ नहीं आ रही। तुम सब के सब झूठ बोलते हो। अरे भाई, तुम अगर आवाज़ नहीं आ रही, मैंने पूछा तुम हाथ खड़े करो जिसको आवाज़ नहीं आ रही, और तुमने हाथ खड़े कर दिए। जो पीछे, अच्छा चलो ठीक है, अब आएगी आवाज़, मैं ज़ोर से बोल लूँगा। देखो, तमाम के तमाम लोग इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए कि रोज़ रोज़ इस किस्म की नशिस्तें नहीं होंगी, और अगर आज यहाँ पर आप लोग जमा हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी बात को गौर से सुनकर कोशिश कीजिए कि सीना बसीना लोगों तक पहुँचाइए। आज आफाक अहमद इस बैंक्वेट के अंदर, पहले तो मैं इस जो बैंक्वेट का मालिक है, जो भी यहाँ के मैनेजर हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन हालात में कि हमें तो कहीं पर भी बात करने के लिए, प्रोग्राम करने की इजाज़त ही नहीं है, और ऐसे इलाके में जहाँ जिनकी फरमाइश पर हमें पाबंदियाँ लग रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये हमें सहूलत फ़राम की। उन सब का मैनेजर का और मालिक का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो चाहते तो किसी भी बहाने से मना कर सकते थे, वो ज़ाहिर हम क्या करते, लेकिन मैं उनका एहसान नहीं भूलूँगा। मैं आज यहाँ पर इस बैंक्वेट में छोटी सी गैदरिंग से बात करने के लिए क्यों आया? इसलिए कि जो हालात हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम तक, अपनी आवाम तक उन हालात से आगाही पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मौक़िफ़, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ मेरी कौम के लोगों तक पहुँचे। जो कुछ हो रहा है मेरी निगाह में मेरी कौम के लिए वो बेहतर नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अपनी कौम को हालात से आगाह करूं। आपको शायद इल्म है कि 18वीं तरमीम को ये कह कर के 18वीं तरमीम की वजह से सिंध के शहरी इलाकों की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें फ़ंड नहीं मिल रहे, उन्हें इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं हुए, और ज़रूरी है पूरे पाकिस्तान में कि लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं उनको हासिल करने के लिए 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए। मैंने इस मामले में भी आपसे बात करनी थी। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस शहर में, सिंध के शहरी इलाकों में, सिर्फ इस शहर में नहीं, सिंध के शहरी इलाकों में महाजिर अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर खामोशी इख्तियार करके किसी की ख्वाहिश पर, किसी की ईमा पर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ करने जा रहे हैं, वो इस कौम के मफाद में नहीं है। मैं चाहता था कि अपनी आवाम से बात करूं
मैंने जहांगीर रोड पर जलसे का इनेकाद करना चाहा। मैंने बाकायदा जिस तरह एक महज़िब कौम या जिस तरह एक कानून पसंद लोग एक रवैया अख्तियार करते हैं, मैंने भी एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को दी महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से कि भाई हम जहांगीर रोड के ऊपर एक जलसा करना चाहते हैं और उसकी हमें बाकायदा फॉर्मल परमिशन दी जाए ताकि ऐन वक्त पे कोई प्रॉब्लम कोई आके क्रिएट ना करे। 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी, सब ज़बानी इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आप जलसे की तैयारी कीजिए, कोई मसला नहीं है। जहांगीर रोड पर जलसे की तकरीबन तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई। रात को जलसे के स्टेज और जलसे के एहतमाम के लिए कुर्सियां वगैरह ट्रकों में आना शुरू हो गई। अचानक रात को 28 को गालिबन जलसा था, 27 की रात को पुलिस के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर ने इत्तला दी कि जनाब आप अपनी चीज़ों को रैप अप कीजिए। जलसे की परमिशन देने से इनकार कर दिया इंतज़ामिया ने। हमने कहा वजह बता दीजिए। उन्होंने कहा यार हमें खुद नहीं मालूम और मना कर दिया गया ऊपर से कि भाई इनको जलसे की परमिशन नहीं मिलेगी। हमने कहा कि अगर ये जगह तंग है और उनके ये खदशात हैं कि इस जगह तंग होने की वजह से अगर लोग ज़्यादा हुए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमने कहा ठीक है आप जमशेद रोड की हमें परमिशन दे दीजिए। हमने दूसरी एप्लीकेशन मूव कर दी। जमशेद रोड के ऊपर भी परमिशन 10 दिन के बाद मना कर दी गई। हमने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हम नश्तर पार्क में जलसा कर लेते हैं। हमने नश्तर पार्क के लिए एप्लीकेशन दी और वहाँ पर हमें बताया गया कि जनाब वहाँ परमिशन आपको नहीं मिल सकती, इसलिए कि शब्बर जैदी साहब ने 10 दिन के लिए मजहबी तकरीबात के लिए नश्तर पार्क को हमसे मांगा है। हमने कहा ठीक है, हमें 11वें दिन के बाद किसी भी दिन आप परमिशन दे दीजिए। हमने फिर एक एप्लीकेशन मूव की राइटिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि ज़बानी बात हो रही है, फिर परमिशन नहीं दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अगर आप नश्तर पार्क में परमिशन नहीं दे सकते, हमें शाहराह कायदीन के ऊपर परमिशन दे दीजिए। आपको शाहराह कायदीन पर परमिशन देने से भी इनकार कर दिया। जब हमने दोबारा एप्लीकेशन दी कि भाई अगर डेट का मसला है, कोई तारीखों में तसादुम हो रहा है तो आप हमें दूसरी तारीखों में दे दीजिए। फिर हमने 2 एप्लीकेशन एक साथ मूव की। एक 10 तारीख के लिए 10 दिसंबर के लिए वकील साहब 10 दिसंबर और 17 दिसंबर 10 दिसंबर अभी परसों गुजर गई, जो नेशनल पार्क की परमिशन थी नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े अफसर ने ये कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा। उन्होंने कहा पहले भी जहांगीर रोड के ऊपर जब परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था तो हमारे यहाँ से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ तो बाकायदा असाइनमेंट लगे हुए थे एसएसपीज़ के, डीएसपी के कि वहाँ आफाक अहमद आएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना। इसका मकसद है परमिशन के लिए कोई मना नहीं था। हमें बताया गया कि परमिशन के लिए कहीं और से मना किया गया। अब वो कहीं और कौन है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। हम सब डरते। वो किसी बलोच ने बड़े यानी उसको आप यूँ कह लीजिए कि उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा भी किया और बड़ा उसने एहतियात भी किया। उसने कहा मैं खुदा से इतना नहीं डरता जितना यहाँ की कुव्वतों से डरता हूँ, इसलिए कि खुदा गफूरुर रहीम है, ये गफूरुर रहीम नहीं है। तो सब डरते, मना कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, ये बात आपको और मुझे सबको समझ में आती है कि मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा था कि जो गैर कानूनी थी। मैं यही तो बात करना चाहता था कि तुम सिंधियों से जो लड़ने के लिए जा रहे हो मत जाना। मैं यही बात तो करना चाहता था कि इस 18वीं तरमीम के ऊपर तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि 18वीं तरमीम में तुम्हारे हुकूक तुम्हें नहीं मिल सकते। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आप 26वीं तरमीम इस महाजर अवाम को इस्तेमाल करके आप लाना चाहते हैं जो सिंधियों से तसादुम का बाइस बनेगी। और हमें यह समझाया गया सिंधियों ने आपके हुकूक गस्ब कर लिए। हमें यह बताया जाता है या हमारे लोगों को, ये बेवकूफ़ों को बताया गया कि 18वीं तरमीम की वजह से तुम्हें पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा कि लोगों से ये सवाल कीजिए, लोगों से पूछिए कि 18वीं तरमीम तो अभी आई है, 76 साल से पाकिस्तान में वफाक के ज़रिए आपको पैसे मिलते थे क्या इस शहर पर पैसे लगे थे? ज़ियाउल हक के दौर में ये लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें गालिबन
ये क्या इसको नाम दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को, उसमें क्या ज़ियाउल हक ने आपको डायरेक्ट पैसे दिए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू मिलते थे। और बात ये है कि मुझसे ये कहा जाए कि सिंध तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है, बहुत ज्यादती करता है। मुलाजमतों के अंदर हमें महरूम रखा गया सिंध की मुलाजमतों से, बिल्कुल ज्यादती करता है सिंध, कि हमें तालीमी इदारों से बेदखल कर दिया कोटा सिस्टम के ज़रिए। हमें मालूम है कि इस शहर के अंदर जो सनतें हैं, इस शहर से जो टैक्स वसूल होता है वो टैक्स हमारे शहरों पर नहीं लगता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये करप्ट गवर्नमेंट क्या लाड़कानों को डेवलप करके कोई उन्होंने मुआवजा करके दिखा दिया? पूरा सिंध तबाह है, इस सिंध गवर्नमेंट के करप्शन की वजह से पूरा सिंध तबाह है। लेकिन बात यह है कि अगर सिंध जालिम है, सिंध ने महाजिर अवाम के साथ ज्यादती की है, सिंध के लोगों ने या सिंध की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने अगर महाजिरों को मुलाजमतों से महरूम रखा है, तालीमी इदारों में हमारे दाखिले पर पाबंदी लगा दी, तो बात यह है कि वफाक को जब इस बात का एहसास है कि महाजिर अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, जब वफाक को इस बात का एहसास है कि महाजिर अवाम को नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है, जब वफाक को इस बात का एहसास है कि महाजिर अवाम को तालीमी इदारों से महरूम रखा जा रहा है, तो वफाक ने हमारे आंसू पहुँचने के लिए या जो सिंध के हुक्मरानों ने हमें ज़ख्म दिए, उन ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए क्या वफाक ने कोई इक़दाम किया? जिस वफाक की ईमा पर, जिस वफाक के कहने पर आप सिंधियों से तसादुम करने जा रहे हो, और सिंधियों से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, सिंधी अवाम से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी से कोई मेरी हमदर्दी नहीं है, लेकिन माजी के तल्ख तजर्बात को मैं कहाँ के लेकर जाऊँ? आप कहाँ लेकर जाएंगे? पाकिस्तान बना, आपने सब ने मिलकर, आपके बुजुर्गों ने मिलकर, मेरे बुजुर्गों ने मिलकर खूब नारे लगाए, खूब कुर्बानियाँ दी। बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारे लगे थे। इसमें 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 ताली बजाने की कौन सी बात है? मैं तो दुख का इजहार कर रहा हूं इस बात पर कि हमारे बुजुर्गों ने यही नारे लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। हमें किस्से बताए जाते थे कि हमारी माओं ने, बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, कुओं में छलांगे लगा दी। इस कुर्बानी का सिला क्या मिला? और कुर्बानी दी कहां थी? क्या तहरीक पंजाब में चली थी? क्या तहरीक सिंध के अंदर चली थी? क्या पाकिस्तान की तहरीक सूबा सरहद में या बलूचिस्तान में चली थी? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान बनने के बाद शराइत पर पाकिस्तान में शामिल हुआ था। तहरीक अगर चली थी तो आगरा में चली थी, दिल्ली में चली थी, यूपी में चली थी, सीपी में चली थी, बिहार में चली थी, लखनऊ में चली थी, अमरोहा में चली थी। क्या पाकिस्तान वहां बना? वहां के लोग नारा लगाते थे कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बरसगीर 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन चाहिए। यही नारा था ना जिन्होंने तहरीक चलाई थी। कायदे आजम का फर्ज क्या बनता था कि जब तक तहरीक चलाने वाला एक मुसलमान भी भारत में मौजूद है, उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में लैंड करते के साथ ही कायदे आजम ने कहा कि वहां के लोग वहां की हुकूमत के वफादार बन के रहें। अगर मुझे या मेरे बुजुर्गों को हिंदुओं का गुलाम बनकर ही रहना था तो तहरीक चलाने की जरूरत क्यों पेश आई? वहां उनके सर क्यों मांगे गए? उनसे कुर्बानी क्यों मांगी गई? अगर हमें इसी तरह अपने राने दरगाह करना था, हमारी कौम को हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़ना था, तो 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का नारा क्यों लगाया था? हम उस फरेब से, उस धोखे से जो हमने नुकसान उठाया, उस जख्म को भी हम नहीं सह पा रहे। ये दिसंबर का महीना है, इसी दिसंबर में मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान कैंपों में गए थे। इसी दिसंबर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। आज तक वो कौन सा कमीशन था? महमूद रहमान कमीशन पब्लिक नहीं हुआ। पब्लिक होना चाहिए। आज इस नशिस्त के अंदर मैं मुतालबा करता हूं कि महमूद रहमान कमीशन, हमीदुर रहमान कमीशन, उसकी रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि बंगालियों ने अलहदी इख्तियार क्यों की, पता चलना चाहिए कि क्या हालात थे। मैं इस बहस में पढ़ना खुद नहीं चाहता,
मैं अपनी तरफ से कोई बात कहना नहीं चाहता कि किसने जुल्म किया, मैं ये भी कहना नहीं चाहता किसने साजिशें की। हमीदुर रहमान कमीशन मैंने नहीं बनाया था, उसकी जो भी रिपोर्ट है पब्लिक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बंगालियों ने अलहदगी क्यों इख्तियार की थी। आज क्या वही हालात पाकिस्तान में दोबारा से नजर नहीं आते? और फिर अभी मैं बाद में इस बात पे बात करूंगा कि वही हालात हैं या नहीं है। बात यह है कि अगर वहां लखनऊ में आप अपने लोगों को छोड़ के आ गए और यहां सरहदें बंद कर दी गई कि वहां के लोग वहां के वफादार बन के रहें, तो क्या यही अमल दोबारा दोहराया नहीं गया बांग्लादेश में? कि बांग्लादेश में जिन्हें आप बिहारी कहते हो, जिन्हें बाकी कौमें बिहारी कहती हैं, मैं उन्हें अपना भाई कहता हूं, मैं उन्हें अपना रिश्तेदार कहता हूं। वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कौम से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग मेरे रिश्तेदार जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी, जिन्होंने बंगालियों से इस बुनियाद पर लड़ाई की थी कि वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे। आप पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, आप पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, आप पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना लड़ रहे थे बंगालियों के खिलाफ। हकीकत है हम सब सुनते चले आ रहे हैं तहरीकों के अंदर कि क्या क्या होता रहा। बांग्लादेश के अंदर जितने लोग जो उर्दू बोलने वाले थे पाकिस्तान बचाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रहे थे, हमारे लोगों की कुर्बानियों का आज कोई इस बात का इजहार नहीं करता कि पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियां पाकिस्तान के लिए क्या हैं। आज हर शख्स हम पे शक करता है, आज हर शख्स इस पाकिस्तान के अंदर हमें शक की निगाह से देखता है। हमारे रवैये अगर तुर्क हैं तो इसलिए कि हमें बार बार धोखा दिया। बांग्लादेश के अंदर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की, नहीं बच सका पाकिस्तान। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ था, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि कसूरवार पाकिस्तान की अफवाज थी, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई साजिश की थी, मैं इस बहस में भी जाना नहीं चाहता कि बंगालियों ने किसी भारत के कहने पर यह तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान नहीं बचा, बांग्लादेश बन गया। लेकिन जिन्होंने पूरे दिल के साथ, जिन्होंने पूरे खुलूस के साथ पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी, पाकिस्तान की फौज वापस आ सकती है, तो वो लोग जो फी सबीलिल्लाह लड़ रहे थे अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, वो वापस क्यों नहीं आ सकते? आज भी रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर जानवरों की तरह वो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिंधी लिखता था बिहारी न खपन, बिहारी न खपन। लाखों अफगानी इस शहर के अंदर आकर कारोबार कर सकता है। वो लोग जो इस पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बनने की बजाय इस पाकिस्तान की मईशत का सहारा बन सकते थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उर्दू बोलने वाले लोग हैं। आज भी 66 कैंपों में, रेड क्रॉस के 66 कैंपों में कसमापुर से की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज इन तमाम तल्ख हक़ाइक़ के बाद कि वहाँ पर आपने हज़ारों मील से दूर से जाने वाले पंजाब के लोगों की मदद करके मुकामी लोगों से लड़ाई की थी, वो लोग वापस आ गए। मुकामी लोगों से लड़ाई करने के बाद फिर दोबारा तुम्हारी गवर्नमेंट ने, इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन मैसूरीन ने मशरक़ी पाकिस्तान से कहा कि बंगालियों के वफादार बनकर रहे हैं, उन्हें यहाँ नहीं लाया जा सकता। अगर बंगालियों का वफादार ही बनना था तो फिर उनसे पूछता हूँ, क्यों उनसे आपने मदद मांगी, क्यों उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, क्यों उनको पाकिस्तान बचाने की जंग के अंदर आपने आग में धकेल दिया? और अगर उन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी थी तो क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें आप ये मशवरा दे रहे हो कि वो बंगालियों के वफादार बन के रहें? जिन बंगालियों से वो लड़े थे, जिन बंगालियों को उन्होंने आपके कहने पर मारा था, आज उनके वफादार बनकर वो वहाँ कैसे रह सकते हैं? आज ना बंगाली उन्हें तस्लीम करता है, ना पाकिस्तान की अवाम उन्हें तस्लीम करती है। सिर्फ आफाक ने कहा था कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है कि हुकूमत में हम नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझती है कि वो पाकिस्तान की मईशत पर बोझ बनेंगे, आफाक दोबारा अपने इस बात को दोहराता है कि आप पासपोर्ट जारी कीजिए, आने से लेकर यहाँ बसाने तक का एक एक रुपया आफाक भीख मांगकर पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए अब तैयार है। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मेरे लखनऊ के अंदर लोग फंस गए, अमरोहा में लोग फंस गए, आगरा में लोग फंस गए, ये कहकर उन्हें वहां का वफादार बनने के लिए कहा गया कि अब पाकिस्तान में जो भी आएगा वो हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर आएगा और वहां के वफादार बन के रहो। एक धोखे के बाद दूसरा धोखा कि पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के आगे आगे चल के लड़ रहे हैं,
नहर में से पानी नहीं पीने दे रहे, पहले हम पी लें कि बंगालियों ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। गली से बाहर निकल रहे हैं तो पहले हम निकल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम निकलो कैसे गोली चल जाए। अगर गोली लगनी है तो हमारे सीने पे लगे। हम पाकिस्तान की अफवाज को बचाने के लिए वहां लड़ रहे हैं। आज सब मर्द शहीद हो गए, औरतें बची, मासूम बच्चियां बची, मासूम बच्चे बचे, आज वो भी बूढ़े होने को आ गए। सब रेड क्रॉस के कैंपों में जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? अफगानियों को निकालने की बात की तो जमात इस्लामी ने शोर किया, और जमात इस्लामी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों ने शोर किया कि अफगानियों को नहीं निकालना चाहिए। अफगानी जो तुम्हें तस्लीम नहीं करते, जो तुम्हारे परचम को अपने पांव तले रोनते हैं, जो हर शिकस्त के बाद तुम्हारी जश्न मनाते हैं, हिंदुस्तान की फतह के ऊपर जश्न मनाते हैं, उन अफगानियों के लिए पीपल्स पार्टी, उन अफगानियों के लिए जमात इस्लामी शोर करे। इनको पाकिस्तान से निकालने की कोशिश मत कीजिए। ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे रहे हैं। अरे पाकिस्तान की मईशत को लूट लिया, पाकिस्तान के शहर का निज़ाम धर्म बरम कर दिया, इस कराची का निज़ाम धर्म बरम कर दिया। जो हमें तस्लीम नहीं कर रहे, जो हमारी कौम के साथ मुखलिस नहीं हैं, जिनके लोग इस पाकिस्तान की तकलीफ के ऊपर खुश होते हैं, उनकी शिकस्त पे जश्न मनाते हैं, उन अफराद के लिए तुम आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन जमात इस्लामी वो जमात है, ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी वो जमात है जिसने अलबदर शम्स बनाई थी। जो लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में जमात इस्लामी का किया धरा है, जमात इस्लामी का दामन उनके खूनों से दागदार है। अगर पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी अफगानियों के लिए आवाज़ उठा सकती है तो मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान के लिए असम्बली के अंदर कोई करारदाद जमात इस्लामी की दिखा दीजिए, कोई सेनेट के अंदर करारदाद दिखा दीजिए। कोई करारदाद नहीं है, कोई जद्दोजहद नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि बहुत जुल्म ज़्यादती हो रही है गज़ा के अंदर, लेकिन गज़ा के लिए जितनी जद्दोजहद की जा रही है, गज़ा की तकलीफ़ को जितना महसूस किया जा रहा है, गज़ा की तकलीफ़ के ऊपर जितना आप एहतजाज कर रहे हैं, हक बनता है गज़ा के मुसलमानों का, गज़ा के मासूम बच्चे जो शहीद हो रहे हैं, उनका हक बनता है कि आप उनके साथ यकजहती का इजहार करें। लेकिन तुम्हारे अपने भाई, तुम्हारी अपनी बहनें, तुम्हारे अपने बच्चे बांग्लादेश में रेड क्रॉस के कैंपों में पड़े, क्या कभी उनके लिए आपका दिल इस तरह धड़का? कभी इस तरह आपका खून जोश मारता है कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो रेड क्रॉस के कैंपों में पड़े हुए हैं? आज अगर आप अपनी कौम से मुखलिस नहीं होंगे तो कल आपको एड़ी के नीचे दूसरे लोग रगड़ेंगे। मैंने आज अगर आपसे कहा कि भाई आप 18वीं तरमीम को छेड़ने जा रहे हो, बात यह कि कल आपने बंगालियों के साथ लड़ाई की थी, हज़ारों मील दूर से जाकर आबाद होने या वहाँ के निज़ाम चलाने वालों के साथ। आज फिर आप पंजाब के कहने पर, आज फिर आप वफाक के कहने पर 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा कि यार आप लोगों को समझाइए कि अगर 18वीं तरमीम इस पाकिस्तान के मफाद में है, अगर इस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, अगर महाजिर अवाम को ये समझ में आता है कि 18वीं तरमीम की वजह से तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है और वफाक तुम्हारे साथ मुखलिस है जो तुम्हें कह रहा है कि ये तरमीम पेश करो, तो मैंने कहा कि वफाक से ये क्यों नहीं पूछते कि मर्दमशुमारी किसका सब्जेक्ट है? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, मर्दमशुमारी तो वफाक का सब्जेक्ट था। आप वफाक से ये क्यों नहीं पूछते कि इस पाकिस्तान के अंदर जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है, इसलिए कि सनती शहर होने की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ की आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी मुस्तकिल बढ़ रही है। अगर दादू से कोई शख्स यहाँ आएगा तो दादू की आबादी कम होगी, इस कराची की आबादी बढ़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि दादू की आबादी बढ़ रही है, लाड़काना की आबादी बढ़ रही है, कराची की आबादी कम हो रही है। आपने वफाक से ये बात क्यों नहीं की कि तुम हमसे हमदर्दी का इजहार करते हो, हमसे तुम ये कहते हो कि तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिल रहे, तुम्हारी नौकरियां नहीं मिल रही, तुम्हें तालीमी इदारों में जाने के लिए दाखिले नहीं मिल रहे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वफाक हमसे सिंसियर होता, अगर वफाक को हमसे हमदर्दी होती, अगर वफाक हमसे मोहब्बत करता तो वफाक हमें पूरा गिन लेता। अगर हमें वफाक पूरा गिन लेता तो हमें सिंध के वडेरों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि अक्सरियत की बुनियाद पर इस सूबे पे सिर्फ हमारी हुकूमत होती, इसलिए कि सिंध के शहरी इलाके आज 60% हैं, सिंध के शहरी इलाके 60% हैं। वफाक तुमसे खेलता है,
वफाक तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि वफाक ने तुम्हें पूरा गिना क्यों नहीं? वफाक तुम्हें केपीटी में नौकरी क्यों नहीं देता? वफाक तुम्हें पीआईए में नौकरी क्यों नहीं देता? वफाक तुम्हें स्टील मिल के अलावा पाकिस्तान के वफाक के जो इदारे एफआईए में नौकरी क्यों नहीं देता? वफाक तुम्हें अपने इदारों में तो नौकरी दे सकता है अगर सिंध तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है। वफाक सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। वफाक तुमसे 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ करवाकर सिंधियों से तसादुम करवाना चाहता है। मैं सिंधियों को ये नहीं कह रहा कि सिंधी आपके हुकूक गस्ब नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं आपके हुकूक सिंधियों ने छीने, लेकिन वफाक वो भी इस कसूर के अंदर बराबर का शरीक है। वफाक ने भी आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं की। वफाक ने भी आपको कभी आपके हुकूक नहीं दिए। वफाक ने कभी सिंध के दिए हुए जख्मों पे मरहम नहीं रखा। कभी उसने आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की तलाफी करने की कोशिश नहीं की। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि अगर पूरा गिन लेते तो हमें सिंध के वडेरे से मांगना थोड़ी पड़ता, बल्कि हम उसे उसके हुकूक दे रहे होते, इसलिए कि अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध के शहरी इलाकों की हुकूमत होती। लेकिन वफाक ने तुम्हें पूरा नहीं गिना। हमें कहा जाता है हमने वफाक से इतनी अपनी आबादी बढ़वा ली। ये इंसान है, इंसान, ये कोई तुरई लौकी और टिंडे नहीं है कि 2 किलो बढ़ा दिया। ये इंसान है, इंसान में से एक इंसान भी अगर नहीं गिना गया, ये इंसान की तजलील है। अगर एक इंसान भी कम गिना गया, हमसे कहा जाता है वो तो यहाँ तक लेकर आ रहे थे। ये पार्टी की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कोशिशों का नतीजा है कि 2,20,000 3.5 करोड़ अवाम कराची के, अगर उन्हें 2 करोड़ 20 लाख गिना जाए या 5 लाख गिना जाए, आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ अवाम को अगर तुम नहीं गिन रहे तो इसका मकसद है 1.5 करोड़ अवाम के हुकूक बेच डाले आपने। 1.5 करोड़ अवाम को आप अगर गिन नहीं रहे, जो शख्स गिनती में नहीं है, जो शख्स जिसका वजूद नहीं है, उसका कोई हक तस्लीम करेगा? अगर तुम्हारा वजूद नहीं है तो तुम्हारा हक कोई तस्लीम करेगा? 1.5 करोड़ अवाम इस शहर के नहीं गिने गए, वो इस जुर्म को तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो 2 करोड़ 20 लाख या 2 करोड़ 5 लाख करने पर कहते हैं ये क्रेडिट पार्टी को जाता है। तुम इख्तियार में थे, तुम एजेंसियों के राब्ते में थे, तुम हुकूमतों के राब्ते में थे। तुम्हारा फर्ज बनता था कि तुम कभी भी हुकूमत के अंदर शामिल नहीं होते जब तक तुम्हें पूरा गिना नहीं जाता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि साहब राब्ते की वजह से हम मजबूत हैं, गासिबों के राब्ते में कितना ही रह लो, गासिबों के राब्ते में कितना ही रह लो, तुम उनकी बैसाखियाँ कितनी इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे हुकूक गस्ब करने वाले की बैसाखियों पे गुलामी की मंजिल तुम्हारे करीब हो सकती है। हुकूक के हुसूल का इम्कान मुस्तरद कर दीजिए, इसलिए कि जब किसी की बैसाखियों पे चलोगे तो तुम उसकी मंजिल पे पहुंचोगे, वो तुम्हें गुलामी की मंजिल पर ले जाकर अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन कभी तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिल सकते। इन बैसाखियों पर फख्र करने वाले लोग आज ये दावे करते हैं हम 22 सीटें लेंगे, और लोग कहते हैं कि हम इन्हें 22 सीटें देंगे। हमने कहा कि अगर तुम्हें 22 सीटें कोई दे रहा है, अगर कोई तुम 22 सीटें लेने की पोजीशन में हो, तो बताओ ये कि फैसले कौन कर रहा है? अगर फैसले किसी बंद कमरे में किसी कंट्रोल रूम में बैठकर किए जा रहे हैं, तो मेरी तकदीर का फैसला कंट्रोल रूम में कोई क्यों करे? आपकी तकदीर का फैसला कोई कंट्रोल रूम में बैठकर क्यों करे? मेरी तकदीर का फैसला भी मैं करूंगा, मेरी कौम की तकदीर का फैसला भी मेरी कौम खुद करेगी। न मैं किसी से लड़ना चाहता हूं, न मैं किसी का गुलाम बनना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं शनाख्त के साथ जीऊंगा, शनाख्त के साथ मरूंगा। न गुमनामी में जीना चाहता हूं, न गुमनामी में मरना चाहता हूं, न किसी को गुलाम बनाना चाहता हूं, न किसी को गुलाम बनाना चाहता हूं, न किसी का गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। मैं एक बात आखिर में आपसे ये कह देना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि ये तय किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची के अंदर सीटें किसको दी जाएंगी। अरे तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि कराची में सीटें किसको दी जाएंगी? हमारी तकदीर का फैसला हम खुद करेंगे। हमारी तकदीर का फैसला कमरे में बैठकर कोई सरकारी अफसर कैसे कर सकता है? अगर कोई सरकारी अफसर ये फैसले करने की कोशिश करेगा तो महाजर अवाम इस मरतबा हर फैसले को तस्लीम करने की तरह इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। मैं ये बताना चाहता हूं, कि लोग फखरिया, मेरे सीनियर सहाफ़ी हैं बहुत सारे, उन सहाफ़ियों को बुला के बाकायदा कहा
हम इस फलां को सीटें दे रहे हैं, और तुम कौन होते हो सीट देने वाले? तुम कौन होते हो हमारी तकदीर का फैसला करने वाले? इस शहर में मैंने कहा था कि अगर कोई अपने आप को जिल्ले इलाही समझता है, कोई अपने आप को इस जमीन पर खुदा समझता है, जिल्ले इलाही का मकसद यही होता है ना, जमीन पर खुदा, तो खुदा यकीनन जमीन पर भी है, शहर के करीब है। लेकिन मैं दो हाथ दो पांव वाले को किसी को खुदा नहीं मानता। खुदा एक ही है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। मैं अपनी आवाम से अगर राब्ता करना चाहता हूं, और जो उसके जलसे की परमिशन मैंने मांगी थी नहीं हुई, इसी तरह राब्ता करूंगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम करने पड़े मैं करूंगा। लेकिन मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जमीन पर खुदा किसी को तस्लीम मत करो। मैं मुसलमान हूं, आप मुसलमान हैं। मुसलमान की हैसियत से अगर कोई भी अपने आप को इस जमीन पर खुदा कहलवाना चाहता है, खुदा समझता है, तो उसकी खुदाई को आफाक भी चैलेंज करता है, मेरी कौम भी चैलेंज करती है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मैं इस महफिल, इस नशिस्त के जरिए ये बात हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि इंतखाबात, बिल्कुल इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए, जो मुकर्रर तारीख है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंतखाबात फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, इंतखाबात में नताइज कंट्रोल रूम में बैठ कर बनाए गए, तो उसके नताइज का अंदाज़ा नहीं है कि फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे। मैं अपने हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हालात देखो, पूरा पाकिस्तान इज़्तिराब की कैफियत में, पूरा पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों की साजिशों में घिरा हुआ है। आप अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हालात देख लीजिए, आप ईरान के बॉर्डर पे हालात देख लीजिए, आप कश्मीर का हाई कोर्ट का डिसीजन उठा लीजिए कि कश्मीर के मुतालिक इंडिया के हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया। और हम सिर्फ नारे लगाने पर इक्तिफा करते हैं, हम सिर्फ इन बातों पर इक्तिफा करते हैं कि पाकिस्तान एक इंच पीछे नहीं हटेगा। पीछे कहाँ से नहीं हटोगे? कश्मीर बगैर किसी चूं चां के, जो मकबूजा कश्मीर था उसको उन्होंने सेटल्ड इलाके के अंदर तब्दील कर दिया, उसकी जो मुतनाज़ हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या कर लिया आपने? कहाँ हैं आपकी हुकूमतें? ज़मीन पर ज़ोर से पाँव पटकना सिर्फ कराची में तुम लोगों का आता है। सवाल ये तो पैदा होता है कि इस पाकिस्तान को जो मेरे बुजुर्गों ने बनाया था, जिसके लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी, आज अगर वो ख़तरे में है, तो इस वक्त क्या ये ज़रूरी है कि आप तसादुम की तरफ जाइए? क्या ये ज़रूरी है कि इस वक्त आप अवाम को उनके हक से महरूम कीजिए? ये कह देना आसान होता है कि फलां करप्ट, फलां चोर, फलां चोर। बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर हर जगह करप्शन है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो करप्शन से महफूज हो। लेकिन इस करप्शन के खिलाफ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो जुडिशरी हो, एहतसाब करेगा कौन? क्या एक करप्ट किसी दूसरे करप्ट का एहतसाब कर सकता है? अगर कोई एहतसाब करेगा तो वो अवाम एहतसाब कर सकते हैं जो टैक्स देते हैं, जिसके टैक्स से तमाम इदारों की तनख्वाहें जाती हैं, तमाम पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम चलता है, तमाम पाकिस्तान की मशीनरी चलती है। सिर्फ वो अवाम एहतसाब कर सकते हैं, और वो अवाम एहतसाब अपने वोट से कर सकते हैं। अगर आपने गैर जानिबदाराना शफाफ इलेक्शन अगर करवाए और अवाम को इस बात का इख्तियार दिया कि करप्ट लोगों को वो मुस्तरद कर दें, बिकाऊ लोगों को वो मुस्तरद कर दें, सरकारी बिसाखियों पर चलने वालों को वो मुस्तरद कर दें, तो यही एहतसाब का सबसे मौसर तरीका है। और अगर आप एहतसाब के इस अमल को अपने हाथों में लेकर आप ये चाहें कि आप कंट्रोल रूम में बैठकर फैसले करें कि कौन इंतखाब जीतेगा, तो इस पाकिस्तान में एहतसाब का अमल रोक कर इस पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहे हो आप। इस पाकिस्तान की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं आप। इस पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान करप्ट है, उसका एहतसाब सिर्फ अवाम कर सकते हैं अपने वोटों के ज़रिए। आप सिर्फ इस बात को यकीनी बनाइए कि कोई धांधली ना हो पाए। आप सिर्फ इस बात को यकीनी बनाइए कि कोई वडेरा अपने घर में बैठकर वोट कास्ट ना करवाए। आप इस बात को यकीनी बनाइए कि हर शख्स का वोट
ईमानदारी से, उसकी मर्जी से डलेगा। एक मरतबा एहतसाब में कोई कमी रह सकती है, 2 बार एहतसाब में कमी रह सकती है, लेकिन बार बार जब एहतसाब का अमल होगा तो हर शख्स को इस बात का एहसास होगा कि मेरे वोट की कोई अहमियत है। लेकिन आज जब तुम इस बात का एहसास दिलाते हो कि धूप में चाहे 4 घंटे की लाइन लगाओ, फैसले किसी कंट्रोल रूम में होंगे, तो फिर जाहिर है लोग इंतखाब को एहतसाब का जरिया नहीं समझते, लोग इस इंतखाब को फिर खेल समझते हैं और वो इस खेल में शरीक होना नहीं चाहते। अगर इंतखाबी अमल से आवाम दूर हुई तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और लोग ये समझते हैं कि जो कुछ बंद कमरों में होता है वो लोगों को पता नहीं होता, सबको पता होता है, सब जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बंद कमरों में बैठकर मुस्तकबिल के फैसले हमारे होते हैं वो अब बंद होने चाहिए। ये रवैश, इस पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम को करने दीजिए। पाकिस्तान की आवाम की दानिश को चैलेंज मत कीजिए, पाकिस्तान की आवाम की दानिश को हकीर मत समझिए, पाकिस्तान की आवाम को हकीर मत समझिए। पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने ये पाकिस्तान को अपने खून से सींचा है, जो टैक्स देते हैं, जो अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के आपको टैक्स की शक्ल में देते हैं, जो अपने बच्चों को तालीम देने के लिए अपने घर के बर्तन बेचते हैं लेकिन तुम्हारा टैक्स नहीं रोकते, उससे ये मुल्क चलता है। ये वडेरा पैसे नहीं देता, ये जागीरदार पैसे नहीं देता, ये ज़राअत के ऊपर कोई आपने टैक्स नहीं लगाया, ये आम आदमी टैक्स देता है, आम किसान टैक्स देता है, आम मजदूर टैक्स देता है। आप जिन लोगों ने पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान बचाने में अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें दे रहे हैं, वो इस पाकिस्तान में एहतसाब का अमल कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। पसंद न पसंद पे अगर फैसले होते रहे, ये पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। मजीद खेल का, मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने का अमल अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को फैसले करने दो, पाकिस्तान की आवाम फैसले करेगी कि जो लोग ये कहा, इस कराची के अंदर भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम, इस शहर के अवाम फैसला करेंगे। जो लोग ये कहा करते थे महाजिर सियासत के ताबूत में मैंने आखिरी कील ठोक दी, जो कहा करते थे कि मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पतंग को ख़त्म करने आया, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है पतंग से, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, लेकिन ये दावे तो थे ना कि महाजिर लफ्ज़ मेरे लिए गाली है और महाजिर सियासत के ताबूत में मैंने आखिरी कील ठोक दी। आज सरकारी बैसाखियों पर जाकर फिर वही महाजिर नारे लगते हैं। अगर अवाम को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मौका मिला तो क्या महाजिर अवाम, जो महाजिर सियासत को गाली समझता था, क्या उसको कभी वोट डाल सकते हैं? क्या महाजिर अवाम उन लोगों को वोट डाल सकते हैं जो सरकारी बैसाखियों के ऊपर इस पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान सिंध के शहरों के अंदर महाजिर अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर सिंधियों के साथ तसादुम हो गया, खुदा ना करे, मैं कहता हूं हमें आखिरी हक की जंग सिद्दी से ही लड़नी पड़ेगी। उसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि बहुत नारे लगाता था बिहारी ना कपन, बिहारी ना कपन। अब बताओ कि यहाँ पर इस शहर के अंदर अफगानियों को बसा के तुमने कौन सी अक्लमंदी की? आखिरी लड़ाई सिंधी से लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताइए कि आज मैं किसी और की लड़ाई क्यों लड़ूं? मैंने लोगों से कहा कि आज किसको इस बात का शिद्दत से एहसास है कि कराची के थानों में अब मियां वाली का बंदा नहीं है? आज किसको शिद्दत से एहसास है कि सियाही सेंटर अब चौधरियों के हाथ में नहीं है? इस बात का एहसास किसको है? जो पहले थाने में था, मियां वाली के लोग थे, चौधरी थे। हम तो पहले भी चंद थे, आज भी चंद हैं। पहले भी 2-4 थे। इरफान बहादुर के वालिद थे बहादुर अली खान, तो आज इरफान बहादुर बैठे हैं, आज उमर बैठे हुए हैं, 2-4-5 आज भी बैठे हुए हैं। पहले भी थाने किसी और के पास थे, आज भी थाने किसी और के पास हैं। मेरे लिए थाने में चौधरी बैठे या चांडियों बैठे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आफाक के लोगों को हटा के किसी ने चांडियों को लाके नहीं बिठाया। अगर किसी को रिप्लेस किया है तो पेट में दर्द किसके होगा? जिसको हटाया है। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि चूरन तुम खाओ। अरे पेट में दर्द किसी और के हो रहा है, चूरन तुम हमें क्यों खिलाना चाहते हो? तकलीफ किसी और को है। नारे हमसे लगवा रहे हो कि सिंधी जालिम। अरे भाई सिंधी जालिम है,
तुमने इस कौम के जख्मों पे कौन से मरहम रख दिए? तुम जब केपीटी में मुलाजमत की दरखास्तें निकालते हो या एप्लीकेशन है वो जो इश्तहार छापते हो उसमें लिखते हो कि कराची के लोग एप्लीकेशन देने की जहमत ना करें। मैं आज भी कहता हूं कि अगर वफाक मुखलिस है, अगर वफाक इस महाजिर कौम के दुख को अपना दुख समझता है, तो ये जो रेजोल्यूशन पेश करने जा रहे हो 26वीं तरमीम के नाम पर, पाकिस्तान में वफाक की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये रेजोल्यूशन कहां से जानी चाहिए? अगर मुल्क के मफाद में, अगर मुल्क के मफाद में तो ये रेजोल्यूशन पंजाब से पेश करो, यहां से पेश करके सिंधियों से हमारी लड़ाई मत करवाओ। एक, अगर वफाक हमसे सिंसियर है तो मर्दमशुमारी में हमें पूरा गिन लो। नाम सिंधी वडेरे से अपना हक मांगने के लिए बार बार हाथ फैलाना चाहते हैं ना वफाक से। हमारी गिनती पूरी अगर हो जाएगी तो हम अपना हक खुद हासिल कर लेंगे। बल्कि जो लोग हक से महरूम हैं, चाहे वो लाड़काना का सिंधी हो, चाहे वो इस शहर का पठान हो, चाहे वो इस शहर का पंजाबी हो, चाहे वो दादू का सिंधी हो, हम सबको उसका हक लेके देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं, आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं और हम सब डर भी रहे होते हैं कि जो कुछ कमरों में बैठकर हो रहा है वो इस मुल्क के मफाद में नहीं है, इस कौम के मफाद में नहीं है। मैं अपनी कौम की तरफ से, मैं अपनी तरफ से लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ, उन लोगों को जो कंट्रोल रूम में बैठकर फैसले करना चाहते हैं, कि सब लोग सब कुछ जानते हैं। ये बल्कि मुझे एक बड़ा अजीब सा एक शेर मुझे याद आ रहा था, वो मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरह का है कि अभी क्या हाँ नहीं वो तो खैर अलग है कि सर झुका के जिए और ना मतलब वो करके जिए। वो था कि भाई सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मेरा सब्र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैं लबालब भरा नहीं हूँ। लोग समझ रहे हैं कि मुर्दा है ये, मुझसे कहो अभी मरा नहीं हूँ। ये कौम, इसका सब्र जो है वो अभी बाकी है। वो शेर इस तरह था कि मेरा सब्र अभी बाकी है, मैं लबालब भरा नहीं हूँ। अगर ये खुदा न खास्ता इस कौम का सब्र ख़त्म हो गया, ये लबालब भर गया और खुदा न खास्ता छलक गया, तो खुदा की कसम इस कौम के बारे में दूसरा इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। इस कौम का जिस दिन सब्र ख़त्म हो गया, जिस दिन ये लबालब भर के छलक गया, पाकिस्तान की कोई ताकत ऐसी नहीं है जिनको कंट्रोल कर ले। ये वो लोग, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मत समझिए कि लोगों को आप जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कमरों में बैठकर साजिशें होती हैं, मतलब अब तो साजिश भी नहीं रही, अब तो बुला के कहा जाता हम फलां को सीट दे रहे। तुम कौन होते हो सीट देने वाले? सबको पता है। लोग, मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करता हूँ ये कहकर कि ये समझना गलत है कि उन पर नज़र नहीं, तुम पर नहीं, उन पर नज़र नहीं। ये सोचना गलत है कि उन पर नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं लेकिन बेखबर नहीं। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ आपसे इस दरख्वास्त के साथ कि लोगों को ये एहसास, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि देखो, आप सब लोग देखिए कि जो हालात हैं उसमें मैं सब तमाम जगह नहीं जा पा रहा। इस तरह छोटी छोटी नशिस्तें करनी पड़ रही हैं। आप सब लोग सीना बसीना लोगों तक पहुंचाइए कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये शहर के मफाद में नहीं है, और लोगों को ये एहसास दिलाइए कि अगर कमरों में बैठकर फैसले हुए तो ये महाजिर कौम उस फैसलों को तस्लीम नहीं करेगी। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे।